हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसे आएगा और इन सभी प्रश्नों को 100% तैयार कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक प्रश्न पत्र को यहाँ पे जानने वाले हैं, जो प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलने वाला है, प्लस अर्धवार्षिक जो परीक्षा है ना, ऐसा ही पेपर मिलेगा। तो बाबू आराम से इसको सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। जितने भी भाई बहन हैं सभी से मैं कह रहा हूं, आसानी तरीके से समझ लीजिए। जो आपका फिजिक्स के या केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, इन सभी का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो अगर हम बात करें तो देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर नाम अनुक्रमांक लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2026 मतलब 26 के लिए हम बता रहे हैं रसायन विज्ञान का पेपर। बेसिक बात जानते हैं, 3 घंटे प्रश्न 15 मिनट का पेपर होता है। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये बेसिक बात है, आपको पता होगा। यहाँ पे मैं बता दूं 70 नंबर का आपका पेपर होता है क्लास 12th जो है केमिस्ट्री का। चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे निर्देशांक। निर्देशांक में यहाँ पे 5 चीजें कही गई हैं, इन सभी को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे मतलब यही है पांचों में कि भैया सबसे पहली बात 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने को और आपका 3 घंटे हैं वो सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, यही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल चलिए अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं। देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं तो आपके जो 6 नंबर के एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 मतलब हम कह सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अब चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय क नंबर क्वेश्चन आता है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले चैप्टर का ही है। मतलब हमसे कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। यहाँ पे जल के मोलों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है। ये बेसिक बात है कि नहीं, भार बटे अणुभार होता है, ये बात आप जानते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जल का भार 180 ग्राम दिया है, तो जल का भार हम 180 ग्राम ले लेते हैं। और यहाँ पे अणुभार निकालना है, तो जल का अणुभार कितना होता है जी। अणुभार हमने निकालना सिखाया है, कितना होता है 18 होता है। 18 कैसे होता है तो ये भी जान लीजिए। जल कितना है, हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो 2 लिखेंगे गुणा। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से गुणा करा देंगे। प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या है 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 से गुणा करा देंगे, इक्वल टू लिख देंगे। अब इनको देख लेते हैं, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा और प्लस 16 एकम में 16, मतलब 18 हो गया। 18 हो गया कि नहीं, तो यही अणुभार 18 होता है, ठीक है ना। तो जल का अणुभार 18 होता है, तो 18 यहाँ पे हमने रख दिया। 18 दहा में क्या होगा 180, मतलब जल के मोलों की संख्या जो आ जाएगा वो 10 आ जाएंगे। तो 10 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 ऑप्शन है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। अगला कह रहा है साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र होता है। याद करने वाला टॉपिक है। साधारण ताप पर सल्फर का सूत्र होता है H2, H6, H4 या H8। तो साधारण नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सल्फर का क्या होता है अणुसूत्र होता है वो S8 होता है। अगला आता है खाद्य पदार्थ की पैकेटों में प्रयुक्त गैस हैं। जो खाद्य पदार्थ के पैकेटों हैं, जैसे कि चिप्स आते हैं, आप देखे ही होंगे, तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो उसमें याद रखेंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, वो जो पैकेटों में जैसे चिप्स होते हैं पैकेट में भरे हुए होते हैं,
अगर उसमें नाइट्रोजन गैस ना होना तो वो बहुत ही जल्दी मात्र 2-4-10 दिनों में ही वो खराब हो जाएंगे। ऐसे कि वो अगर पैकेटों में रहते हैं तो लगभग 6 महीने साल भर ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये बातें हैं जी दोस्त। तो ये आपको याद रखेंगे कि खाद्य पदार्थ के पैकेटों में प्रयुक्त जो गैस होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है वो क्या है, नाइट्रोजन है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम। हम इतनी बात जानते हैं विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स होता है। मोल इनवर्स होता है -1, यही न होते हैं जी। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है। तो या तो संकेत रूप में ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात दोनों एक ही है, आपको याद रख लेना है। चलिए अगला हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ पे है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होता है वो क्या होता है जी, तो विद्युत अपघट्य जो पदार्थ नहीं है, यहाँ पे सॉरी कह रहा है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, ये NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है ही, तो ये नहीं होगा। अमोनियम है, अमोनिया भी एक क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा यूरिया है, यूरिया एक क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। अमोनियम NH4 जो होगा ये भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, यही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा जी। विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं है, यूरिया विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं होता है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है, याद रखेंगे प्योर जल जो होता है, प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, उसकी मोलरता जो होती है वो 55.56 होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हमने आपको बता दिया। इतनी बात क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या, कि मोलरता अमोललता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता और मोललता को उदाहरण सहित समझाना है। ये बताइए, पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों हमने कराए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसको सभी को तैयार कर लिए होंगे। ये तो मोस्ट मतलब जब हमने 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराए थे तो उसमें हमने बताया था, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने यही बताया था, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, जिसे मूल अंश के नाम से भी जानते हैं। तो याद कर लिए होंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद होगा दोस्त। अगला हमारा तीसरा जो आता है ग नंबर, प्रति परासरण को उदाहरण सहित समझाइए। अरे परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, प्रति परासरण क्या होता है, या इसी को प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं। तो ये सब हमने कराया हुआ है दोस्त। अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम और सूत्र लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि एक डाइसेकेराइड का नाम और क्या लिखिए, अणु सूत्र लिखिए। अब देखिए एक भी हम बताएंगे नहीं, डाइसेकेराइड जब हमने अभी मतलब 2 भी दिन नहीं हुए, जैव अणु चैप्टर जो अंतिम चैप्टर है वो हमने कराया हुआ था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। तो उसमें हमने 3 उसके 4 प्रकार भी बताए थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ठीक है। तो ये सब पॉलीसेकेराइड सब हमने कराया हुआ है दोस्त। तो डाइसेकेराइड क्या होते हैं, ये हमने बताया था ना कि जब 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। जैसे क्या, स्टार्च क्या होते हैं दोस्त, जैसे कि स्टार्च भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्टार्च का सूत्र क्या होता है, अब सुक्रोज हम कह सकते हैं, सुक्रोज का सूत्र क्या होते हैं, C12H22O11। ये सब अब बेसिक बातें हम लिखेंगे नहीं एक भी, क्योंकि हम जब 1 शॉट आपको कराते हैं तो पता नहीं आप सीरियस होकर देख भी रहे हैं या नहीं। विश्वास मतलब करना पड़ता है दोस्त। ये ना सोचिए कि आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में या 15 मिनट में आपको पूरी किताब कंप्लीट हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर अच्छे से पढ़ना है तो, नहीं तो हम भी 1 घंटे में पूरी किताब कंप्लीट करा सकते हैं।
बट अगर एक चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाने में कम से कम एक चैप्टर का ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने में 2 घंटे या 2 से 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो सोचिए 5 चैप्टर अगर करा रहे हैं तो कम से कम 6 घंटे 7 घंटे लग जाएंगे। पूरी चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए कम से कम इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर वाइज कराया जाए तो 12 घंटे से कम नहीं लेंगे। 12 घंटे कंसिस्टेंट कराया जाए तो, फुल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट। तो कैसे हम 1 घंटे 2 घंटे में करा देंगे। अगला कह रहा है उपशासन योजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने बताया हुआ है उपशासन योजक यौगिक को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, ये सभी हमने 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था, उसमें भी हमने ऐड किया है, 1 शॉट में भी कराया हुआ है। K4FeCN का होल 6 में Fe की आक्सीकरण संख्या, देखिए आक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। आक्सीकरण संख्या हमने निकालना सिखाया हुआ है कि इस Fe की आक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। ये किसमें हमने सिखाया है, IUPAC नामांकन वाली वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। लिखने के लिए क्या लिखेंगे, IUPAC नामकरण, अब फिर से क्या लिख देंगे, ब्रदर सर। आप हमसे अगर विश्वास है तो आप हमसे ओनली इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा। हमारी वीडियो देखिए, 100% मैं कह रहा हूँ ना, बाकी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे एक ही बार में। और समन्वय संख्या को ही उपसंयोजक संख्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उपसंयोजक संख्या कैसे निकालते हैं। कोलराउस का नियम को समझाइए, कराए हैं कि नहीं जी, कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तैयार कर लीजिएगा। ये सब खासकर मैं कहना चाहूँगा, ये सब अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिए। अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 99% विघटित हो जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का गणना कीजिए। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब बताइए, हमने कल शाम को आपको न्यूमेरिकल कराया था कि नहीं कराया था, कराया था ना, 100% कराया था। तो मैं आशा करता हूँ न्यूमेरिकल आपने देख कर आए होंगे, उसमें हमने ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया था। अगला हमारा आया था, इसको फिर भी हमने सॉल्व भी कराया था, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब इसमें चालकत्व क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होते हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल हमने पूरी आपको केमिस्ट्री का हमने कंप्लीट करा दिया था। अब 5 ही चैप्टर, 1 से लेकर 5 ही चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, उससे आगे कहाँ न्यूमेरिकल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अगला हमारा ग नंबर क्वेश्चन आता है कि क्वथनांकों के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांकों का उन्नयन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का लिंक में अगर आप कहेंगे तो आप चैनल पे क्लिक करेंगे ना, चैनल पे आप क्लिक करेंगे तभी अभी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा न्यूमेरिकल का, या आप सर्च कर लीजिएगा क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे वीडियो हमारी मिल जाएगा। तो वहाँ से ये सब न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम सब कुछ करा तो नहीं सकते ना। अगला कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 80% पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा। सब हमने कराया हुआ है, इसका ट्रिक हमने बताया हुआ था आपको। अब कैसे करना है ये आप देखिए, अगर नहीं देखना है तो। अगला कह रहे उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम बताइए। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वीडियो देखना है। देखेंगे ना, नहीं देखे हैं अभी तक, देख लीजिएगा। 2 लाख से अधिक स्टूडेंटों ने वीडियो देखा है IUPAC नामांकन वाली हमारी। तो आप लिखिएगा IUPAC नामकरण ब्रदर सर, सर्च करके आपको पढ़ाई करना है। मोस्टली वीडियो याद रखेंगे, हमारी वीडियो से पढ़िए, अदर कोई भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगला आता है FeNH3 का होल ट्वाइस CN का होल 4 में ज्यामिति समायोगी संरचना बनाइए। तो अब इसकी ज्यामिति मतलब हमें क्या बनाना है, इसकी ज्यामिति आकृति हमें बनाकर दिखाना है। तो कैसे बनाते हैं। अगला हमारा आता है अभिक्रिया की कोटि या आणविकता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, आणविकता, ये दोनों हमने 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी बताया है कि इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु के 2 गुना होता है। तो ये सिद्ध करना है। अगला हमारा ये तीसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है उपसंयोजक यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की अवधारणा लिखिए।
बर्नर सिद्धांत, बताइए कितना इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है कि नहीं। बर्नर सिद्धांत, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, यही तो 3 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। तो तीनों आपने याद कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए सेंडमेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। अब क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि पूछा गया है। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि HNO3 और क्लोरोफॉर्म से होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अब देखिए क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि हमने कराया है, वो हमने करा भी दिया है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, जब भी मैं प्रयोगशाला विधि कराता हूँ या बनाने की विधि पर एक पर्सनली वीडियो लाता हूँ तो आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि आप नहीं देखते हैं, जबकि इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कैसे कहूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं कैसे आपको बताऊँ कि भैया जो हम इस चैनल पे करा रहे हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और नहीं पढ़ेंगे ना पछताएंगे दोस्त, पछताएंगे आप। अब मैं नहीं चाहता कि आप पछताएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी हम आपको टॉपिक करा रहे हैं, चाहे रिवीजन में इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएं या सिलेबस को आगे आपको कवर कराएं, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो तैयार कर लीजिए दोस्त, यही हम कहेंगे आपको। और ये सब तैयार है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने सभी को ये सभी करा दिए हैं। हमने आपका केमिस्ट्री का पूरी तरीके से कंप्लीट हमने करा दिया है। अगला आता है 6th का 1 क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं। अब बताइए डाइजोनियम से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, सल्फोनिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे, क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे इस पर एक हम वीडियो लाएंगे, देख लीजिए कैसे प्राप्त करें। इंपॉर्टेंट ये क्या है, इंपॉर्टेंट हमारी ये अभिक्रियाएं हैं। तो इस पर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप परेशान नहीं होंगे, कैसे प्राप्त करें पर इंपॉर्टेंट एक हम वीडियो ला देंगे। एक और बचा हुआ है, क्या होता है जब, ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए भी हम एक आपको वीडियो ला देंगे। और नेमिंग रिएक्शन पर हमने 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कराए हैं, और भी 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल और उनके एल्कोहलों में अंतर, उनकी संरचना के आधार पर बताइए। ये बताइए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हमने कराया है कि नहीं कराया है। जब एल्कोहल हमने कराया था तो उसी के हमने इनके प्रकार भी बताए थे, सब हमने कराया हुआ है। आपको अगर नहीं देखेंगे तो हम थंबनेल भी लगा देंगे साइड में सब वीडियो का। अगला कह रहा है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि और उल्लेख कीजिए तथा इसका भौतिक व रासायनिक गुण लिखिए। एथिल एल्कोहल भी हमने कराया हुआ है, अब देख लीजिएगा साइड में सब आपको हमने करा दिया है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जिसमें हमारा इटाइल अभिक्रिया है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया है, रोजेमुंड अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन है, केनिजारो अभिक्रिया है। बताइए नेमिंग रिएक्शन कराए हैं कि नहीं कराए हैं जी, कराए हैं ना, कहिएगा नहीं कि हमने नहीं कराया है। पहले मैं कह दे रहा हूं आप सभी से, सब जाकर देख सकते हैं, अभिक्रियाओं का भी मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, देख लीजिएगा, सब हमने कराया हुआ है, कहना नहीं है आपको आगे। अथवा में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियां रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। अब बताइए एल्डिहाइड हमने बताया है कि नहीं, एल्डिहाइड में तो एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि है, एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड ही तो है, कराए हैं कि नहीं कराए हैं जी। फॉर्मल्डिहाइड हमने कराया हुआ है, सब एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड बनाए या एसिटल्डिहाइड बनाए, दोनों बात एक ही है। तो बनाने की 3 विधियां आपको लिख देना है, सिंपल सा है। अगला आता है क्या होता है जब में, देखिए 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्या होता है जब। देखिए क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ये देखिए 6 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, पांचों सॉल्व करेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। इसको अभी तक हमने वीडियो नहीं लाए हैं, इस पर हम ला देंगे वीडियो। या अथवा में या तो आप पांचों ये सॉल्व कीजिए या ग्लूकोज की संरचना की विवेचना कीजिए। ग्लूकोज की संरचना पर वीडियो हमने लाया था कि नहीं लाया था, बिल्कुल लाया था, आप देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिए, सब चैनल पे अवेलेबल है, सब अवेलेबल हैं। या आप ओनली सर्च करने भी आपको आना चाहिए, या आपको नहीं मिल रहे हैं तो देखिए मैं आपको बता भी दूं सर्च कैसे करना है। जैसे ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, और उसके बाद यहाँ पे और भी रासायनिक समीकरण दिया गया है, लिखा गया है, सब आप पढ़ सकते हैं। ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग पूछा गया है।
तो एक बार ग्लूकोज हमारी वीडियो देख लीजिए। आपको अगर पढ़ना है ये वीडियो तो आप लिखिए ग्लूकोज बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। आपको अगर पढ़ना है अथवा में शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की विधि हमने कराया है कि नहीं कराया है? कराया है दोस्त। तो इसको पढ़ना है तो आप लिखिए एसीटोन बनाने की विधि ब्रदर सर, आप सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से सर्च करके आप पढ़ाई हमारी कर सकते हैं वीडियो से, और ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। अभी हम फिलहाल इस वीडियो में हम आपको केवल क्वेश्चन यहाँ पे हमने करा कर दिखाया है, इसका आंसर हमने सॉल्व नहीं कराया, क्योंकि ये इतने मतलब इजी नहीं है दोस्त कि हम आपको एक ही वीडियो में ऐसे करा दें। मैं यही कहूँगा ये सभी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप तैयार कर सकते हैं। सभी को मैं यही कहूँगा कि सभी को आप सर्च करके पढ़ाई कर लीजिए, यही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आगे जो भी हम वीडियो लाएंगे उन सभी को आप देखते रहिएगा और सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि इन सभी का इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंटों को मार्गदर्शन नहीं हो पाता कैसे क्या करें, तो उनके मार्ग को स्पष्ट हमने करने के लिए ही आपको इम्पोर्टेंट हमने नोट्स बनाया है। क्या बनाया है जी? केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट हमने नोट्स अवेलेबल कर दिया है, तो वो हमने आपके मार्गदर्शन के लिए कराया है। ओनली कितने रुपए में? तो ओनली 99 रुपए में हम आपको पूरी केमिस्ट्री का नोट्स दे रहे हैं। ओनली मतलब फुल नोट्स अगर आप लेना चाहें तो फुल भी ले सकते हैं या इम्पोर्टेंट वाला। मेरा ये सजेशन रहेगा, समय अब कम बच गया है, तो ओनली जो VVI इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज की हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर का मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। वो चैप्टर वाइज वाले इंपॉर्टेंट नोट्स ले लीजिए और उससे आपको पढ़ाई कीजिए। उसमें सभी आपको परिभाषाएं, प्रयोगशाला विधि बनाने की विधि, अभिक्रियाएं, तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं सब मिल जाएंगे, तो उससे आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा सर हमें केमिस्ट्री का ओनली इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए, तो उस पर आपको करेंगे मैसेज, तुरंत आपको पेमेंट कीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा 99 में। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेंगे तो 199 में दोनों मिल जाएंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी लेंगे तो 249 में तीनों मिल जाएंगे। अब बेहतर आपके लिए है, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो से भी स्टडी कर सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नोट्स लेना जरूरी ही है, बट हाँ थोड़े से पैसे देकर आप चाहते हैं कि हम क्लियर हो जाए कि यही सब पढ़ना ही है हमें और एक अच्छा आपको मार्गदर्शन हो, उसके लिए थोड़े से पेमेंट करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने पढ़ाई पर ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।